हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2.5 और 2.6 सॉल्व करवा दिया था, है ना। उसके जस्ट बाद अगला जो एनसीईआरटी में आपका पाठ निहित में प्रश्न है, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज में है, वो देखिए क्या कहता है। तो एक इसमें कहता है 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक KH उसका मान दे दिया सवाल में, ठीक है। 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल है। 500 ml सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया है। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो CO2 की मात्रा ज्ञात करना है, यानी CO2 की मात्रा का मतलब है W, है ना। CO2 क्या है? विलेय। तो विलेय पदार्थ की मात्रा या विलेय का भार कह सकते हैं, या विलेय का द्रव्यमान भी कह सकते हैं, चाहे मात्रा कहिए, द्रव्यमान कहिए या भार, यानी स्मॉल W आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल में जो दिया गया है उसको लिख लिया जाए, फिर सॉल्व किया जाए। तो पहले इसमें हमको दे दिया है यहाँ पर हेनरी स्थिरांक KH का मान देखिए दिया गया है ना। तो सबसे पहले आपको KH हेनरी नियतांक 1 पॉइंट कितना दिया गया है 67 इंटू 10 टू द पावर 8, है ना, ये दिया गया है। मात्रा का आप पास्कल लिखेंगे, है ना, पास्कल, ठीक। तो पास्कल भी क्या है? दाब का मात्रक है, प्रेशर का, ठीक। तो ये दिया है। और उसके अलावा सवाल में आपको दिया है सोडा जल 500 ml, यानी वाटर कितना है भाई? सोडा जल का मतलब क्या है? पानी के अंदर सोडे को मिलाया गया है कि नहीं। तो यहाँ पर वाटर की जो क्वांटिटी है या जलीय विलयन की जो क्वांटिटी है ना, वो कितनी? 500 ml, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका विलयन है यानी जल, और जल का जो भार होता है उसको लिखते हैं कैपिटल W से, है ना। ये कितना आपका दिया गया है? तो ये दिया है आयतन 500 ml, है ना। आयतन लिखे वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, है ना। ये भी लिख लिया है, ये समझाने के लिए लिख लिया है। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर देखना चाहो तो ये आयतन है, ठीक है। आपको पता है जो घनत्व होता है ना, घनत्व, तो जो वाटर का घनत्व होता है जल का, है ना, वो कितना होता है? 1 ग्राम, है ना, पर ml। ये होता है, देखिए वाटर का जो घनत्व होता है वो इतना है, ठीक। पहला जलीय विलयन सोडा जल का विलयन है, ठीक। तो यहाँ देखिए कितना 500 ml दिया गया है। तो जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ कितना दिया गया? 500 ml। इसका कहने का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम बराबर क्या होगा? 1 ml, ठीक। सीधा सीधा मतलब है 1 ग्राम प्रति ml। तो 1 ग्राम बराबर किसके होगा? 1 ml के, मिलीलीटर के, ठीक है। तो घनत्व से ये बात हम लिख सकते हैं भाई, जब जल की मोललता आप निकालते हैं, है ना, कि जब आपसे पूछा जाता है जल की मोललता बताइए कितनी होती, तो 555.55 निकालते नहीं आप, है कि नहीं? वे लीटर में रखते उसको, तो 1000 को उसके अड़ोभार से भाग करके निकाल लेते हैं। सेम यहाँ पर वही है, 1 ग्राम बराबर 1 ml। तो यहाँ 500 ml बराबर देखिए कितना हो जाएगा? 500 ml बराबर 500 ग्राम। और ये कौन है? तो वाटर है H2। देखिए ये बात लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना। हमें घनत्व तो पता होता है जल का कितना होता है 1 ग्राम पर ml। तो 1 ग्राम बराबर 1 ml, तो 500 ml बराबर कितना? 500 ग्राम। तो देखिए आयतन को हमने कन्वर्ट कर लिया जल के भार में, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी। तो ऐसे कोई किसी सवाल में दिया जाए ऐसे आपको कन्वर्ट कर लेना है घनत्व के फार्मूले से, ठीक है। जितना दिया गया होगा उसको हम ग्राम में लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया। उसके बाद सवाल में फिर और कुछ आपको खास दिया नहीं गया है। घुली हुई CO2 की मात्रा, बस आपसे दाब दिया, प्रेशर 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 ATM दिया है ना, यानी ये प्रेशर भी आपको इसने दे दिया। प्रेशर कितना दिया है? प्रेशर आपको दिया है 2.5, है ना, तो 2.5 ATM। ATM का मतलब एटमॉस्फेयर, ठीक है। ATM का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें पास्कल है, इसमें ATM है, तो दाब की एक यूनिट बना लिया जाए, है ना। तो एक ATM बराबर कितना होता है? 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक। तो चलिए पास्कल में बदलिए इसको, है ना। तो एक ATM बराबर कितना होता है? आपको पता भी होगा एक ATM, है ना, एक ATM बराबर होता है 1.01, है ना, 3। इतना ही चाहे ले लीजिए, है ना, होता तो और भी आगे 10 की पावर 5, ये पास्कल इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना है? 2.5 है, तो इसे 2.5,
है ना, एटीएम वाले को पास्कल में बदलना है ना, तो 1.013 10 टू द पावर 5 पास्कल, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो 2.53 है ना, इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। देखिए कन्वर्ट कर लिया। तो ये दाब को क्या किया है, प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है भाई, आपका एटीएम में दिया गया था। अब आपको क्या करना है, हेनरी के नियम का फार्मूला आपको आना चाहिए। हेनरी के नियम का फार्मूला क्या था कि जो प्रेशर होता है वो हेनरी और गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती, है ना। इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना दें, है ना, ये सिंबल है इसका जीटा, जो कि एक्स के जैसा ही बनता है ना। तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल है और ये मोल अंश का सिंबल है, किसका, गैस का। अगर लिखना चाहें तो ये गैस लिख सकते हैं, जी का मतलब है गैस। ठीक, तो ये देखिए ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, आपको हेनरी नियतांक दिया गया, प्रेशर दिया गया, यहाँ से ये निकाल लें गैस का मोल अंश, और गैस कौन है, CO2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, CO2, ये CO2 का मोल अंश। तो क्या होगा, देखिए ये निकालना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा इसके नीचे, यानी प्रेशर अपॉन हेनरी नियतांक बनेगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, P की वैल्यू कितनी, 2.53 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक, KH की वैल्यू देखिए कितनी है, 1.67 और 10 टू द, है ना। अब क्या करना है, इसको हटा देना, पॉइंट बराबर संख्याएं है ना, तो इसको हटा देंगे। ये देखिए यहाँ से दोनों हट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.54 इंटू 10 टू द पावर -3 पास्कल। ये देखिए, तो ये भाग करके देख लीजिएगा, है ना। मुझे तो सब आंसर वगैरह पता रहते हैं, है ना, जो प्रैक्टिस है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, फिर लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, है ना। इसलिए थोड़ा सा क्या करना है, मुझे आंसर इनके सारे के पता है ना, तो इसलिए मैं कर देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके देख लिया करिए। ठीक, तो 1.54 10 टू द पावर -3 पास्कल हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। देखिए अब ये गैस का मोल अंश निकाल लिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, हम इस गैस के क्या करेंगे, इसी CO2 गैस के मोल निकालेंगे। अब मोल कैसे निकालेंगे, मोल निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इसके मोल अंश का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको ध्यान से, इस साइड में चलते इधर यहाँ से, तो ये CO2, इसका मोल अंश कैसे निकालेंगे, तो CO2 के मोल, है ना, अपॉन में CO2 और वाटर के मोल H2। देखिए मोल अंश का फार्मूला है, जिसका मोल अंश निकालना होता है ऊपर केवल उसी के मोल रहते हैं, नीचे हमेशा टोटल मोल। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, जिसका मोल अंश निकालना होगा ऊपर केवल उसी के मोल और नीचे क्या होते हैं, टोटल मोल, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान करना पड़ेगा, क्या, देखिए जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, उसकी मात्रा क्या होती है विलेन के अंदर। बहुत गैस कहाँ पानी के अंदर मिल जाएगी, गैस लिक्विड में मिलेगी ही नहीं, है कि नहीं। बहुत प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर दाब लगाते हैं तब जाकर के गैस उसके अंदर मिलती है, और मिलती भी नहीं है, ऊपर ही रहती है एक प्रकार से। अब तुम सोचो कि पूरी तरीके से घुल जाए तो वो बहुत मुश्किल होता है उसका, है कि नहीं। अब वाटर की बात दूसरी है कि वाटर में ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस दोनों आपस में मिक्स हो जाती हैं, उसकी स्टेट ही वैसी है। ठीक है, लेकिन आप CO2 की जब बात करें, पेप्सी वगैरह में देखते हैं, है ना, तो क्या होता है, पेप्सी वगैरह में ऊपर की बोतल खाली रहती है, तो उसी में क्या रहती है, वो गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जैसे आप ढक्कन खोलते तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड सीधे बाहर निकलती है ना। तो गैस पानी में कहाँ मिल जाएगी इतनी आसानी से। ठीक, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो आपकी CO2 है ना, CO2 का जो मोल है वो जल की तुलना में क्या है, नगण्य है। यानी इसको निगलेक्ट करने पर, अगर निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास किसका मोल बचेगा, ये ऊपर ये कार्बन डाइऑक्साइड का और नीचे वाटर का। तो यहाँ पर एक लाइन आप लिख सकते हैं, है ना, कि CO2 का मोल जल की तुलना में नगण्य करने पर, निगलेक्ट करने पर। ठीक है, ये लाइन लिख दीजिएगा। और जब ये निगलेक्ट कर देंगे इसको तो नीचे से ये हट जाएगा। भाई पानी के अंदर गैस का मोल बहुत ही कम होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फिर इसके अंदर से हट जाएगा और नीचे देखिए फार्मूला क्या बनेगा, ये फार्मूला बनेगा CO2, ऊपर बनेगा NCO2। ये N किसका सिंबल है, मोल का। थोड़ा सिंबल का यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ये क्या है, NH2। ठीक है, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मोल आपको निकालना है, मैंने कहा था इसका मोल निकाल लेंगे। तो इसका मोल निकालना है, इसको इधर लेकर के चले जाइए, ये इसको यही रोक लीजिए, ये इधर अपॉन में है, इधर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। चलिए निकालते हैं इसको, तो N। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये निकालना, ये इधर क्या हो जाएगा, देखिए CO2 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये N,
H2, ये देखिए होगा, है ना। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या करना, इसका तो देखिए मोल दिया गया है, नहीं मोल अंश है ना, ये कितना निकल के आया, ये देखिए 1.54 को क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को इधर और बढ़ा लेंगे। अगर ये पावर खत्म करना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.00154 लिख सकते हैं। पावर देखिए, पावर को भी समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे ये है तो 54 10⁻³ ठीक। अब ये पावर खत्म करना है तो पॉइंट को हमें क्या करना है, इधर बढ़ाएंगे पावर, भाई इधर बढ़ाएंगे तो माइनस हो जाएगी, जुड़ जाएगा तो बढ़ जाएगी पावर, इधर बढ़ाएंगे तो पावर प्लस में होती है, तो पावर प्लस में हो जाएगी तो प्लस माइनस करके 0 हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर लगा है, कितने अंक बढ़ाए, 3 पावर है 3, तो 1 लगा हुआ है, तो 1 और 2, देखिए 2 अंक बढ़ा देंगे तो यहाँ क्या मान लेंगे, 0 ठीक। अब पॉइंट कहाँ गया, इधर 0 के बाद, तो ये 100 पीस के लिए लगा देते आगे, है ना, अच्छा लगे देखने में, तो 0.00154 ये लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो यही काम करेंगे यहाँ पर, तो ये वाले को हम ऐसे कन्वर्ट करके लिख देंगे, तो ये 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये काम कर देंगे। अब तो इसकी जगह पर हमने ये कन्वर्ट करके दिखा दिया। अब देखिए जल का मोल, तो जल का भार कितना है, जल का भार देखिए ये 500 है जल का भार। भाई मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब भार बटे अणुभार, तो भार कितना है 500 ग्राम, अणुभार कितना होता है जल का, आपको याद है 18, 16 और 2 18, तो जल का भार कितना है 500, अणुभार कितना है 18, ठीक है। अगर इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 27.77, 27.77। देखिए मुझे तो पता है ना, तो थोड़ा सा भाग करके देख लीजिएगा, है ना। तो इसका मोल अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका अगर मोल निकालना है तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कितना इसका भार है 500, अणुभार कितना होगा 18, तो ये हो जाएगा 27.77, ठीक। तो ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर 7 को 8 करना चाहें तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, जब संख्या बड़ी होती है तो आगे में एक जोड़ देते हैं। तो ये देखिए ये जल का मोल निकाला है, इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू रखिए, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखिए 0.00155 है ना, और लीजिए चाहे ना लीजिए, कोई खास दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, वाटर का देखिए कितना है 27.78, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.042, तो ये क्या आ जाएगा मोल, ठीक। तो देखिए CO2 का मोल हमने निकाल के आपको दिखा दिया है ना, ये CO2 का मोल निकल आया, तो ये हो गया। अब देखिए मोल निकल आया है तो मोल से इसकी मात्रा भी बता सकते हैं, मोल बराबर क्या होता है देखिए CO2 है ना, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, है ना, यानी भार बटे अणुभार। तो देखिए भार ही, भार का मतलब द्रव्यमान या मात्रा, इसी को मात्रा भार या द्रव्यमान कहते हैं। ये क्या है, ये अणुभार है, ठीक। अब ये देखिए पता हो गया है ना, ये आपको निकालना है, तो स्मॉल w बराबर m इंटू एन CO2, कितना है अणुभार, कितना होता है CO2 का 44, ये 32, 16 दूना 32 और ये 12, 32 12 कितना होगा 44, तो ये 44, अरे यहाँ रखिए 44, ठीक है। और ये मोल कितना आया ऊपर देखिए 0.042, ठीक। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1.86 ग्राम, ठीक। ये देखिए तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखिए हुआ, मोल यहाँ निकाल लिया और इसकी मात्रा कितनी होगी 1.86 ग्राम। तो बहुत कठिन नहीं है, एक बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सवाल करवा दिया है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, थोड़ा सा यही समझने वाली चीज थी। 1 ग्राम बराबर 1 ml, ये हम घनत्व के फार्मूले से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 500 ml को 500 ग्राम लिख दिया, 500 ग्राम कौन है, सोडा वाटर था जल, तो इसमें मैंने वाटर लिख दिया था। दाब को मैंने पास्कल में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर ये आया, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट करके आपको सिखाया है ना, ये जो है कन्वर्ट करके दिखाया पॉइंट में, ठीक। अब 4 लीजिए चाहे ना लीजिए, अगर 4 लेंगे तो हल्का फुल्का थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, आंसर में डिफरेंस आए, और नहीं लेंगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ले भी लेंगे तब भी कोई खास नहीं फर्क पड़ने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, मोल अंश का फॉर्मूला लगा करके यहाँ पर बस एक लाइन वो याद रखिएगा, मैंने बताई थी कि CO2 की मात्रा जल की तुलना में बिल्कुल कम है, या उसको नगण्य करने पर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा नगण्य करने पर, भाई CO2 की मात्रा बिल्कुल खत्म, तो यहाँ से ये हट जाएगा, केवल कौन बचेगा पानी, तो यहाँ केवल वाटर का मोल लिखा है, ठीक। और ये मोल का फॉर्मूला है भार बटे अणुभार,
ठीक, फिर लगा करके सॉल्व कर लिया, ये आ गया, फिर यहाँ से बाहर निकाल लिया। ठीक, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, देखिए राउल्ट के नियम से संबंधित है ये प्रश्न, है ना। तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा, बहुत कठिन नहीं है। देखिए एनसीईआरटी के प्रश्न थोड़ा सा दिमागी हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन नहीं है उस तरीके से। अगर इनकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इसीलिए विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों ए एवं बी के वाष्प दाब क्रमशः 450 एवं 700 मिलीमीटर मरकरी है, mmHg है। ठीक है, हाँ ठीक। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, साथ ही वाष्प प्रावस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि दोनों को ज्ञात करना है, फाइंड करना है लिक्विड फेज में, यानी द्रव अवस्था में। संगठन का मतलब जानते हैं, संगठन का मतलब ये होता है कि विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश, या विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा कितनी है उसके अंदर। तो ये लिक्विड वाली अवस्था में बताना है, तो लिक्विड में कब बताएंगे, तो राउल्ट के नियम से ही बता सकते हैं, है ना, लिक्विड के स्टेट में। और अगर वेपर फेज में बताना है, वाष्प अवस्था में, तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे मोल अंश का फॉर्मूला लगा देंगे। किसी एक के मोल अंश का फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों के लिए निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा जैसे मैंने आपको नहीं पता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। और पहली बार पढ़ने में हो सकता है कि थोड़ा बहुत समझने में थोड़ा सा वो रहे, जब कम समझ में थोड़ा सा आए तो एक दो बार रिपीट करके वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सवाल में दिया गया है उसको लिखा जाए, फिर जो कहा गया निकालने के लिए उसको निकाला जाएगा। तो देखिए दिया क्या क्या है सवाल में, इसने ए और बी है, वाष्प दाब दिया है 450 और 700 mmHg, mmHg मिलीमीटर मरकरी दाब का मात्रक होता है। ठीक है, तो पी ए और पी बी है। अब देखिए दोनों के दिया है का मतलब अलग अलग है ना दोनों, और दोनों क्या है, शुद्ध अवस्था में। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं इनको। तो देखिए पी ए का वाष्प दाब कितना दिया है ना, पी ए ये कितना दिया है, ये दिया आपको 450, है ना, 450 कौन है, मिलीमीटर एचजी, मिलीमीटर मरकरी। और P0B कितना है, तो ये है 700 mmHg। ठीक है, तो ये देखिए 450 और 700 ये दो दिया गया है, और इसमें देखिए विलयन का भी दिया है, इसमें विलयन का भी कुल वाष्प दाब दिया है 600 mmHg मिलीमीटर मरकरी। तो विलयन का वाष्प दाब PT है ना, ये 600 mmHg मिलीमीटर मरकरी, प्रेशर की यूनिट होती है मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, तो इसको लर्न रखिएगा, है ना, कि 60 mmHg दिया गया है, ये प्रेशर की यूनिट है। ठीक, तो देखिए ये दो चीजें दी गई। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपसे लिक्विड फेज में कंपोजिशन पूछ रहा है और वेपर फेज में भी पूछ रहा है। तो द्रव अवस्था में आपको क्या करना है, इसमें विलेय और विलायक कितना है वो निकाल लेना है, और वेपर फेज में कितना है विलेय विलायक उसको निकाल लेना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम राउल्ट का नियम लगाएंगे। जाहिर सी बात है, राउल्ट का नियम मैंने आपको पढ़ाया ही था पहले, है ना। इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको वीडियोस में कराया है, चैप्टर में आप देख लीजिएगा। अगर नहीं मानने पता है, नहीं समझ में आता है, तो आप वीडियो को भी थोड़ा देख लीजिए, वहां से आपको डेरिवेशन की जितने भी फार्मूले वगैरह सब डिटेल में करवाया है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया है। अगर आपने देखा होगा उस सीरीज को, तो मैंने जो टॉपिक पढ़ाया उससे संबंधित सारे प्रश्न भी सॉल्व करवाए हैं, टॉपिक क्लियर करने के लिए। इस टॉपिक पर अगर कोई सवाल है तो उसको करवा दिए जाए, ताकि बात आपको पूरी क्लियर हो जाए, कोई फार्मूला हो क्लियर हो जाए वो। ठीक, तो ये करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, राउल्ट का नियम लगा देना है। तो राउल्ट के नियम से हमें क्या देखना है, देखिए राउल्ट का नियम भी क्या है, तो राउल्ट का नियम यही कहता है कि जो है स्थिर ताप पर या निश्चित ताप पर, है ना, विलयन के किसी घटक का जो वाष्प दाब होता है वो उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती। एक शब्द में कहा जाए तो ऐसे, है ना, ये P है और ये है मोल अंश। देखिए ये राउल्ट का नियम है। ठीक है, अब यहाँ से हटाओगे तो नियतांक आ जाता है K वगैरह, है ना, तो ये इस तरीके से। तो K की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 मान ली जाती है, K को नियतांक मान करके हटा दिया जाता है। ठीक है, तो P बराबर किसके हो जाता है, मोल अंश x के। ठीक, तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, तो इसकी बात तो हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिएगा फिर, है ना, लिखते हैं, है ना, तो लिखना किसके लिए है, लिखना है आपको विलयन के लिए। तो अगर विलयन के लिए लिखना है ना, कह रहा है कि विलयन में दोनों का ज्ञात करना है, तो अगर विलयन में ज्ञात करना है तो आपको फार्मूला कैसे लिखना है, मैंने बताया था, है ना, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, PA। ठीक, ये कहाँ है, विलयन के अंदर, और शुद्ध अवस्था में ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, देखें, है ना। ये देखिए फार्मूला PA के लिए, ऐसे ही PB के लिए बनेगा।
ठीक, तो देखिए P0A की वैल्यू कितनी है 450, ये मल्टीप्लाई का सिंबल, ये मोल अंश, है ना। देखिए मल्टीप्लाई में और थोड़ा मोल अंश के सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा, है ना। ये गुणे का सिंबल है, ये मोल अंश का सिंबल है, दोनों बनते लगभग जीटा है सिंबल इसका, तो इसी की जैसे इसको बना देते हैं। अगर आप चाहें तो स्मॉल एक्स बना दीजिए, कैपिटल एक्स बना दीजिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये मल्टीप्लाई का है, ये मोल अंश का है। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, तो पी ए के लिए ये हो गया, इस तरीके से पी बी के लिए, है ना, ये P0 भी मल्टीप्लाई और ये क्या है बी। ठीक है, अब देखिए पी बी का कितना है, ठीक, तो ये हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे फिर। अब देखिए एक्स बी, है ना, एक्स बी क्या करना है, ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, मतलब एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया दोनों को। देखिए एक एक्स है, एक एक्स बी है ना। अगर इन दोनों को निकालना है तो हमें क्या, देखिए दोनों में से किसी की वैल्यू पता नहीं है, तो जब किसी की वैल्यू पता नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे बी को ए बना लीजिए या ए को बी बना लीजिए, यानी ये जो एक्स ए है चाहे इसको एक्स बी में कन्वर्ट कर लीजिए, ये एक्स ए एक्स बी में कन्वर्ट कर लीजिए, या एक्स बी को एक्स ए में कन्वर्ट कर लीजिए। अब ये कन्वर्ट करने का काम कहाँ से होगा, तो फार्मूला आपको बताते हैं ना, ये देखिए, ये देखिए ये फार्मूला है, मैंने पढ़ाया था आपको, मोल अंशों का योग 1 के बराबर होता है, ए का मोल अंश बी का मोल अंश किसके बराबर, 1 के। तो देखिए अगर यहाँ से हमको क्या करना है, ए निकालना है, तो ये बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी चला जाएगा, लिख सकते हैं, या यहाँ से बी निकालना हो तो 1 माइनस एक्स ए चला जाएगा, है कि नहीं। तो चाहे जो दोनों में से किसी से निकालेंगे आंसर बिल्कुल सही आएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, चलिए निकालते हैं इसको, है ना, एक्स बी तो 1 माइनस एक्स ए, ये देखिए लिखा, देखिए जहां पर ये लिखा है वहां पर हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे। ठीक, तो चलिए देखिए एक्स बी है ये यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए नीचे वाला लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर क्या देगा 1 माइनस एक्स ए, ये देखिए, है कि नहीं। अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे तो अंदर, है ना, ये सीधे अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 700 और माइनस क्या हो जाएगा, ये 700, और ये बचेगा एक्स ए, ये देखिए बना दिए दोनों को, है ना। तो एक आपका ये हो गया, और ये किसके लिए है, बी वाले के लिए है। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको विलयन के अंदर ए और बी का फार्मूला लगा देना है, बस कुछ नहीं करना। चलिए यहाँ पर देखिए, विलयन का फार्मूला कुल वाष्प दाब का क्या होता है, पीटी बराबर पी ए प्लस पीबी, है ना, फार्मूले में सब करवाया है, तो पीटी बराबर पी ए प्लस पीबी, ये देखिए। ठीक, ये विलयन का वाष्प दाब निकालने का फार्मूला है। इसमें देखिए पी ए कितना है, तो पी ए देखिए यहाँ पर ये इतना है 450, 450 है, इनटू में कितना है, ये जीटा है ना, जीटा सिंबल है ये, प्लस उसके बाद क्या करना है, बी वाले का मान, तो बी वाले का मान देखिए कितना, ये 700 है, और ये माइनस करना है, ये 700 है, और ये कितना है जीटा, ये है। ठीक है, ये देखिए अब पीटी देखिए, कुल वाष्प दाब, ये भी तो आपको दिया है सवाल में, देखिए कितना है 600 mm, है ना, ये 600 दिया गया। अब इसको केवल सॉल्व करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए जरा इसको सॉल्व किया जाए, तो इसको इरेज कर देते हैं, है ना, ये तो आपको समझ में आ गया ये कहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो अब इसके बाद क्या करते हैं, इधर सॉल्व कर देते हैं, है ना। चलिए, है ना, अब चलिए वहां चलते इधर, तो इधर देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको जो है यहाँ से निकालना पड़ेगा इसको, है ना। चलिए देखते हैं इसको, तो ये देखिए इधर चला जाएगा, है ना, ये सब इधर लेकर के चले आइए, ये कितना बन जाएगा 450 एक्स ए सीधे बन जाएगा। चलो एक स्टेप और लिख देते, 600 और ये 450 और ये जीटा ए, ठीक है, और प्लस का ये क्या है 700 है, और माइनस का कितना है, ये 700 और जीटा ए, है ना, ये जीटा ए है। तो अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको एक्स ए की वैल्यू निकालना है ना। तो चलिए इसको करते हैं, ये 700 इधर लेकर के चले आइए, पहले इसको हटाइए यहाँ से,
700 प्लस का है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, यानी ये हो जाएगा 700 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 600, है ना। तो उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, इधर 450 और ये -700 जीटा ए, है ना, ये मोल अंश है दोनों। देखिए ये घटा देंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 100 आ जाएगा, है ना, घटा करके देख लीजिएगा, माइनस का 100, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 250। तो ये हो जाएगा। देखिए अब दोनों माइनस माइनस में क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे। ये यहाँ से ये देखिए निकालना आपको, है ना, इसका मूल अंश निकालना है, तो इसका मूल अंश निकालना तो क्या होगा, ये हो जाएगा 100 और नीचे कितना हो जाएगा 250, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। और इसको आप जब भाग करेंगे तो ये देखिए जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.4 आ जाएगा, 4 वाला भी कट जाएगा, भाग करके देख लीजिएगा। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4। ये देखिए ए का देखिए मोल अंश निकाल लिया, यानी ए की इतनी मात्रा इतना मोल अंश है इसके अंदर। ठीक, अब अगर बी का निकालना हो तो अभी पीछे फॉर्मूला बताया है ना, एक निकाल लिया दूसरा निकाल सकते हैं। बराबर 1 के होता है, एक्स ए का मान कितना 0.4, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 और प्लस का ये एक्स बी बराबर कितना होगा 1 के, तो ये एक्स बी फिर ये 1 माइनस 0.4 हो जाएगा। इसको देखिए घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बी 0.6 हो जाएगा, है ना। यहाँ थोड़ा सही कर देते हैं इसको। ठीक, तो ये देखिए तो ये देखिए हो गया, एक्स बी कितना 0.6, तो ये 1 0.4 है और ये बी इतना हो गया। दोनों का मूल अंश ये किसमें आया है, लिक्विड स्टेट, है ना, ये किसमें है, द्रव अवस्था, है द्रव अवस्था में। ठीक है, ये किसमें निकाला है, तो ये निकाला है लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था के अंदर। दोनों का वाष्प दाब देखिए निकाल दिया गया था हमको, और यहाँ से मोल अंश दोनों का, ए की मात्रा इतनी है, बी की मात्रा इतनी है। तो ये पहला हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर वाष्प अवस्था में कैसे निकाला जाएगा उसको भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि वाष्प अवस्था में, अब देखिए वाष्प अवस्था में कहा गया था और कहाँ निकालना है, विलयन के अंदर। कहा विलयन के अंदर वाष्पशील अवस्था, द्रव अवस्था में मैंने बता दिया, दोनों को निकाल करके दिखा दिया पीछे। अगर कम समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, लगाएंगे दिमाग समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए वाष्प अवस्था में निकालना है तो दोनों का निकालना है, ए और बी का कितना मोल अंश होगा, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लिया कि हमें क्या करना है, ए का मोल अंश निकालना है ना। करा कि वाष्प अवस्था के लिए है, तो ये वाष्प अवस्था के लिए, चाहे यहाँ केस लिख दीजिए, है ना, 2 नंबर है ना, वाष्प अवस्था, वाष्प अवस्था। ठीक है, वाष्प अवस्था वेपर फेज, तो वेपर फेज की बात कर रहा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए वेपर फेज में जिसका मोल अंश निकालना होता है, जैसे मान लिया मुझे ए का निकालना है ना, तो ए का जो वाष्प दाब है विलयन के अंदर वो कितना है, और नीचे क्या रहेगा, कुल वाष्प दाब। ठीक, फार्मूला ध्यान से देखिएगा, जैसे ए का निकालना है, ए की मात्रा या ए का संघटन निकालना है ना, संघटन का मतलब क्या होता है, मात्रा, कितनी मात्रा है, तो ए की मात्रा, मात्रा को यहाँ पर मोल अंश से दिखाया जाता है, मोल अंश, है ना, ये सिंबल जीटा है, एक्स के जैसा भी बनता है, एक्स बना देंगे तब भी चलेगा। ठीक, तो ये जीटा हो गया। अब ए का मोल अंश वो निकालनी है मात्रा, तो ऊपर क्या होगा, ए का वाष्प दाब, और नीचे हमेशा क्या रहेगा, टोटल वाष्प दाब। ठीक, तो देखिए इसको हम लिखेंगे ऐसे, है ना, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखें पी ए अपॉन पी टी। ठीक, अब देखिए पी ए, अभी आपने पीछे पढ़ के आए हैं, है ना, पी ए आपने क्या पढ़ा था, पी ए बराबर पढ़ा था पी 0 ए, और ये है ना, इसका वाला मान अभी आपको दिया गया था पीछे 450 दिया था, तो ये कितना है 450, और इसका मोल अंश अभी निकालने पीछे लिक्विड स्टेट में कितना आया था 0.4, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। ठीक, तो जहां पर पीए लिखा है वहां पर ऊपर क्या कर सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं, कहानी, ये कहानी लिख सकते हैं ना,
तो सीधे यहाँ कहानी भी लिख सकते हैं, चलिए कहानी लिख देते हैं, है ना। तो कहानी में क्या करना है, ये देखिए, है ना, ये देखिए पीटी, ये देखिए। अब ये वाला वहां वाला लिख सकते हो तो उधर वाला, है ना। तो ये 450 इंटू 0.4, ठीक है। कितना आया है 180। चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते, सीधे 180 लिखिए, काम खत्म। ये समझा देते आपको पूरा। पीटी कितना दिया था 600। अब चाहे जैसे सॉल्व करिए, यहाँ सॉल्व करिए, चाहे 180 रख के सॉल्व करिए, कुछ भी सॉल्व करिए, है ना। ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए, से ये से काट दिया, है ना, या एक जीरो और बढ़ा लीजिए चाहे यहाँ, है ना। ये तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ये जीरो बढ़ जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब जो भी कटने वाला देखिए, 4 से ये कटेगा, ये कट जाएगा, 4 एक 4, और ये कितना हो जाएगा 15, 150, है ना। ये क्या है, ये इससे भाग हो जाएगा इसका, तो भाग करके देखिए ऊपर 45 45 है, ये 45 है, ये 150 है, तो डिवाइड करेंगे इसको, तो करके देख लीजिए 0.3 आएगा। तो ए का कितना आ गया, चाहे तो बी का ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्स ए और एक्स बी का योग किसके बराबर, 1 के बराबर। मूल अंशों का योग 1 के बराबर होता है, फॉर्मूला लगा दीजिए बस। अगर बी के निकालना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्यों करें बार बार, जब शॉर्टकट फॉर्मूला पता है। तो ध्यान से करना है। देखिए जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर किसके होगा 1। देखिए ए वाला कितना निकाला 0.3, और हमको क्या करना है, बी को फाइंड करना है। तो ये देखिए जीटा बी कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.3, तो ये कितना हो जाएगा 0.7, ठीक। ये देखिए, तो बी का निकाल लिया देखिए, है ना। ये दोनों आ गए, देखिए वाइपर फेज में ए का मूल अंश आ गया, बी का, यानी ए का संगठन बी का संगठन आ गया दोनों का, ठीक है। यहाँ पर संगठन को हमेशा हम क्या करते हैं, मूल अंश से दिखाते हैं। राउल्ट के नियम में, हेनरी के नियम में संगठन वगैरह जाता है, मूल अंश सिंबल यूज किया जाता है, जो कि तापमान पर निर्भर नहीं करती इकाई, तापमान के अनुसार बदलेगी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो फाइनली ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं वो समझ में आए हुए होंगे, और अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।